फ्रेडरिक किंग को गाली देने का बड़ा शौक था। आज़ादी से पहले वो रॉयल इंडियन नेवी का कमांडर हुआ करता था। भारतीय सिपाहियों को सुअर, गधा, जंगली आदि उपमाएं देता था। फिर एक रोज उसकी मुलाकात हुई बलाई चंद दत्त से। बलाई चंद पर भारतीय नौसैनिकों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़काने का आरोप था। जब फ्रेडरिक किंग के सामने दत्ता को लाया गया, वो चिरपरिचित अंदाज में एकदम डंडी की सीध में खड़ा हो गया। गुस्से में लाल आंखें और तमतमाया चेहरा, होठ फड़फड़ाए। लेकिन इससे पहले कि वो अपने शब्दबाण चलाता, दत्ता ने चिल्लाकर कहा, अपनी सांस बचाकर रखो कमांडर, मुझे सिर्फ फायरिंग स्क्वाड की भाषा सुननी है। बलाई चंद दत्त के इन शब्दों से शुरुआत हुई एक क्रांति 1946 की, जो रॉयल इंडियन नेवी के एक जहाज में दाल के बर्तनों से शुरू हुई, जिसके बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक बार कहा था, हम गांधी के आंदोलन से निपट लेते, लेकिन भारतीय नौसैनिकों की बगावत ने हमें समय से पहले भारत छोड़ने पर मजबूर किया। क्या थी इस विद्रोह की कहानी, कैसे इसका आगाज हुआ और इसका अंजाम क्या हुआ, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत से समझिए कि 1946 के नौसेना विद्रोह के हालत कैसे बने। 1950 से पहले भारतीय नौसेना को रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था। हालांकि बिल्कुल शुरू से शुरुआत करें तो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन नाम से कंपनी का नौसैनिक विंग बनाया था। बाद में इसका नाम बदलकर बॉम्बे मरीन हुआ। 1892 में नाम रॉयल इंडियन मरीन पड़ा और फिर आखिरकार 1932 में रॉयल इंडियन नेवी नाम पड़ा। 1939 तक इसमें 8 वॉरशिप और लगभग 20,000 नौसैनिक थे। फिर विश्व युद्ध शुरू हुआ, रॉयल नेवी में भर्तियां शुरू हुई। इससे पहले अंग्रेज केवल मार्शल रेस कहलाई जाने वाली जातियों से ही सेना में भर्ती करते थे। 1939 में सब कुछ बदला। समाज के अलग अलग तबकों में रहने वाले लोगों को सेना में भर्ती किया गया, नौसेना में भी। इन भारतीयों ने दूसरे विश्व युद्ध के अलग अलग थिएटर्स में लड़ाई लड़ी, दुनिया देखी। ब्राह्मण, दलित, हिंदू, मुसलमान ने साथ बैठकर खाना भी सीखा। वहां अंतर नहीं था क्योंकि वहां एक तीसरा गोरा मौजूद था। बिल्कुल उसी तरह जैसे विदेश जाने पर दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय सिर्फ भारतीय रह जाते हैं। इस पूरे दौरान इन सैनिकों को बताया जा रहा था कि यह युद्ध लोकतंत्र और आज़ादी के लिए लड़ा जा रहा था। भारतीय सैनिक बर्मा, इटली, ग्रीस की आज़ादी के लिए लड़े। इस दौरान कईयों के मन में एक वाजिब सवाल उठा कि अगर ये युद्ध आज़ादी के लिए है तो मेरा अपना देश गुलाम क्यों है। टेक्निकल पोस्ट पर भर्ती हुए भारतीयों ने देखा कि वो गोरों से कमतर नहीं हैं। बर्मा थिएटर में लड़ाई के दौरान उन्होंने ये भी देखा कि कैसे जापानियों के सामने यूरोप के महान लड़ाके पतलून पकड़कर भागे, शुरुआत में कम से कम। महान गोरी नस्ल का भ्रम टूट चुका था। युद्ध खत्म हुआ। भारतीय नौसैनिकों को चाय में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। जो बचे उनके लिए स्थितियां बदतर हो गईं। अंग्रेज अफसर गाली देते थे। खाने की मेज पर जानवरों की तरह एक 10 किलो की थाली में पानी जैसी दाल डाल दी जाती, उसके बाद अधजली अधपकी रोटियां फेंक दी जाती। कोई उठकर प्लेट चम्मच लेने जाता तो गालियां और ताने मिलते। इन सब का असर यह हुआ कि सैनिकों में विद्रोह सुलगने लगा। उस जमाने में कोलाबा, बॉम्बे में एक स्टोन फ्रिगेट हुआ करता था, जमीन का एक टुकड़ा जिसे जहाज की तरह इस्तेमाल में लाया जाता था। बेसिकली जहाज पे जिस तरह गन्स होती हैं वैसे ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस एरिया का, उस पर गन्स रख के समंदर की निगरानी के लिए और हमला करने के लिए अगर कोई आ रहा है तो। इसका नाम था HMIS तलवार। इसी पर बलाई चंद दत्त भी तैनात थे। एक रोज बलाई का एक दोस्त जो बर्मा से लौटा था अपने साथ कुछ खत लेकर आया। ये आज़ाद हिंद फौज के खत थे जो जवाहरलाल नेहरू और शरद चंद्र बसु को लिखे गए थे। बलाई दत्त पहले ही अंग्रेजों के बर्ताव से खार खाए हुए थे। इन खतों और तस्वीरों ने उनके मन में विद्रोह को और भड़का दिया। उन्होंने खुफिया रूप से एक संगठन की शुरुआत की। नाम था आज़ाद हिंदुस्तान और इसके मेंबर खुद को आज़ाद हिंदी कहकर बुलाते थे। बलाई दत्त ने कैंटीन को रिक्रूटिंग सेंटर बनाया और विद्रोह की तैयारी शुरू कर दी। योजना के लिए 1 दिसंबर 1945 की तारीख चुनी गई। ये तारीख इसलिए क्योंकि तब 1 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता था और इस मौके पर आम लोगों को आने का न्योता भी दिया गया। अगले दिन तक कार्यक्रम के अनुसार लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर जगह ब्रिटेन के जले हुए झंडे फेंके हुए थे। यहाँ वहाँ पोस्टर चिपकाए गए थे जिन पर लिखा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इसके अगले ही रोज बलाई दत्त के एक साथी RK सिंह ने कमांडर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये भी विद्रोह की एक निशानी ही थी क्योंकि रॉयल इंडियन नेवी से आप बर्खास्त या रिटायर हो सकते थे, इस्तीफा नहीं दे सकते थे। सिंह को जब गिरफ्तार कर कमांडर के पास ले जाया गया तो उन्होंने अपनी टोपी जमीन पर फेंकते हुए उसे लात मार दी। ये कहानी जल्द ही पूरे बैरक्स में फैल गई। अगली घटना 2 फरवरी 1946 को घटी।
उस दिन भारतीय नौसैनिकों ने HMIS तलवार में खड़ी कारों पर भारत छोड़ो अंग्रेज मुर्दाबाद के नारे चस्पा किए। कमांडर फ्रेडरिक किंग की कार को भी नहीं बख्शा गया और विद्रोह धीरे धीरे बढ़ता दिख रहा था। 17 फरवरी को नौसैनिकों ने मेस में एक बार फिर खाने की गुणवत्ता सुधारने की मांग की। इस पर एक ब्रिटिश अधिकारी ने जवाब दिया, बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी भिखारी चुनाव नहीं कर सकते कि उन्हें क्या मिलेगा। बात इतनी बढ़ी कि 18 फरवरी की सुबह 1,500 लोगों ने मेस के आगे हड़ताल कर दी या सेलर्स ने कर दी और बिना खाना खाए ही सो गए। उसी शाम हड़ताल की खबर BBC और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए चारों तरफ फैल गई। अगली सुबह बॉम्बे हार्बर में खड़े 60 जहाजों का नजारा देखने लायक था। जहां कल तक यूनियन जैक लहराया करता था, वहां अब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगे हुए थे। 20 फरवरी तक मद्रास, कलकत्ता, कराची, जामनगर, विशाखापट्टनम और कोचिन से भी ऐसी ही खबरें आने लगी। हालांकि कुछ अफवादों को छोड़कर भारतीय अफसर क्लास इस विवाद से, इस क्रांति से दूर रहा, लेकिन कुल मिलाकर 80 जहाज, 4 नौसैनिक बेड़े और 20,000 नौसैनिक विद्रोह में शामिल हुए। ब्रिटिश सरकार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल J.H. गॉडफ्री समझौते के लिए बॉम्बे आए, लेकिन विद्रोही नौसैनिकों का कहना था कि वो अपने राष्ट्रीय नेताओं के कहे अनुसार ही चलेंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय नेता जैसे कि नेहरू, पटेल, गांधी आदि नादाराद थे। कांग्रेस की नेता अरुणा सैफ अली के अलावा कांग्रेस का कोई नेता विद्रोहियों के समर्थन में नहीं आया। उन्होंने नेहरू को एक तार भेजकर कहा कि वो तुरंत बॉम्बे आकर विद्रोही नौसैनिकों से मिले। नेहरू निकलने वाले थे कि तभी पटेल ने उन्हें आने से रोक दिया। कांग्रेस को लग रहा था कि इस हंगामे से सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से हो नहीं पाएगा। वहीं पटेल को यह अंदेशा भी था कि नौसैनिक अनुशासनहीनता आगे जाकर भारत के लिए ही मुश्किल पैदा कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने जब देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन का कोई नेता सपोर्ट में आ नहीं रहा है, तो उन्होंने धमकी जारी कर दी। नौसैनिक बैरक्स की बिजली और पानी काट दिए गए, जहाजों तक पहुंच रही रसद भी रोक दी गई। विद्रोहियों ने जवाब में जहाजों पर तैनात तोपों का मुंह शहर की ओर मोड़ दिया। कहा कि अगर सरकार ने कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया को उड़ा देंगे। माहौल दिन पर दिन गर्माता जा रहा था। जहाजों पर खाने और पानी की कमी होने लगी। तब कम्युनिस्ट पार्टी के कॉल पर हजारों लोग फल, दूध और ब्रेड लेकर गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचे, जहां से इन्हें नावों में भरकर शिप्स तक ले जाया गया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग से समर्थन न मिलने से विद्रोहियों के हौसले कुछ टूटने लगे थे। अंत में वो सरदार पटेल के कहने पर समझौते के लिए तैयार हुए। पटेल ने उन्हें हथियार डाल देने को कहा और भरोसा दिलाया कि उनके साथ नरमी बरती जाएगी। कई लोग इसके खिलाफ थे और लड़ने को तैयार भी, लेकिन शुरुआत से उन्होंने घोषणा की थी कि वो राष्ट्रीय नेताओं के कहने पर चलेंगे। ऐसे में वो सरदार पटेल का कहना कैसे ठुकराते। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से भी ऐसा ही संदेश आया था। हालांकि आम जनता भी हथियार डालने के मूड में नहीं थी। शहर में कई दिनों से कर्फ्यू लगाया गया था, बंबई की बात कर रहे हैं। इसके बावजूद 22 फरवरी को भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए पथराव शुरू किया। पुलिस से मुठभेड़ में 228 लोग और 3 पुलिस वाले मारे गए। कलकत्ता में विद्रोह 3 दिन और चला। सेना के कुछ जवान भी हड़ताल में चले गए थे। उनमें से एक नायक बुधन साहब ने अपने कमांडिंग अफसर को ही थप्पड़ मार दिया, जिसके चलते उनका कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल के दौरान जब बुधान साहब से पूछा गया कि क्या वो अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं, तो बुधान ने जवाब दिया, माफी वो भी अपने दुश्मन से कभी नहीं। 23 फरवरी सुबह 6 बजे सरेंडर की शुरुआत हुई। इसके बाद भी कई शिप थे जिन्होंने ऐन मौके पर सरेंडर से इनकार कर दिया। HMIS अकबर में सवार 3,500 नौसैनिक हथियार डालने को राजी नहीं थे। कुछ ऐसा ही हाल कराची बंदरगाह का भी था, जहां HMS हिंदुस्तान ने सरेंडर से इनकार कर दिया। जब ब्रिटिश जहाजों ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो उसने मदद के लिए HMS काठियावाड़ को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। HMS काठियावाड़ कराची से काफी दूर था, इसलिए उसने बॉम्बे का रुख किया। लेकिन जैसे ही वो बॉम्बे हार्बर में दाखिल हुआ, यहाँ उसका सामना ग्लासगो नाम के क्रूजर जहाज से हुआ, जो उससे शक्ति और आकार में काफी बड़ा था। इन छिटपुट घटनाओं के अलावा सरेंडर शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। अब इन सरेंडर करने वाले नौसैनिकों का क्या हुआ? अंग्रेजों ने सरदार पटेल से वादा किया था कि आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के साथ नरमी बरती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनमें से 400 लोगों को मुलंद के पास एक कंसंट्रेशन कैंप, जहां इनके साथ लंबे समय तक बुरा बर्ताव किया गया, वहां बंद किया गया। बाद में इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर घर भी भेजा गया। आज़ादी के बाद भी इन लोगों को वो हक नहीं मिला जिसके हकदार थे। इस विद्रोह में शामिल होने वाले एक नौसैनिक विश्वनाथ बसु अपनी किताब में नेहरू को लिखे खत का जिक्र करते हैं। आज़ादी के बाद के इस पत्र में वो लिखते हैं, नौसैनिकों का नेता बताकर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल से निकलकर मैं बार बार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मुझे मेरी नौकरी वापस मिले। अगर ऐसा कोई कानून है कि आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वालों को नौकरी नहीं मिल सकती, तो आप किस हक से
प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। चलने से पहले एक छोटा फुटनोट हम यहाँ शेयर करना चाहते हैं। तीनों सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों का इतिहास आज़ादी से पहले का है और आज़ादी से पहले जो हुआ और उसके बाद में इन लोगों को अकोमोडेट किया गया या नहीं किया गया, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बात आज़ाद हिंद फौज पे भी लागू होती है, नेवल म्यूटिनी पे भी लागू होती है, क्योंकि डिसिप्लिन एक बहुत सेंसिटिव मसला होता है जिस पर फोर्सेस जनरली कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होती हैं। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म किया जाता है। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।